ओके, सो वी आर लाइव राइट नाउ एंड आई होप आपको साउंड आ पा रही होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आपको साउंड पहुंच पा रही है तो। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। ओके, किस किसने ज्वाइन कर लिया है, लेट मी सी। राम मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, किस किसने ज्वाइन किया है प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो बेसिकली Q&A सेशन है, जिसके अंदर क्वेश्चंस आप पूछेंगे और मैं उनके आंसर्स दूंगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली क्योंकि 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम जस्ट अब 13 दिन रह गए हैं, 13 दिन के बाद उनका एग्जाम है, तो उसको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे कि लास्ट के कुछ डूज एंड डोंट्स जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो के बारे में बताइएगा, किस तरीके से आपको साउंड क्वालिटी मिल रही है, कैसी आवाज़ आ रही है। आपके मैसेज मुझे नहीं शो हो पा रहे हैं। ओके, नाउ इट इज विजिबल। सिमरन का मैसेज आया है, गुड इवनिंग सिमरन। ठीक है, प्रभाकर मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं, ऑल ओके बता रहे हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी आप देखेंगे 26, तो ये दिन तो आप निकाल ही दीजिए, ये तो खत्म ही हो गया आपका। 13 दिन आपके पास बचे हैं आपके सामने। 13, और ये दिन भी आप निकाल दीजिए क्योंकि इस दिन तो आपका एग्जाम। तो 13 डेज आपके हाथ में है और इन 13 दिनों को कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पर जानेंगे कि इन 13 दिनों के अंदर आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। एंड यस, दिस इज अ Q&A सेशन ऑल्सो। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप अपने पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए थे जिस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डील करेंगे। लेकिन हाँ, इन 13 दिनों को हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, अगर मैं होता तो मैं कैसे तैयारी करता वो मैं आपसे शेयर करूंगा। या फिर जब मैंने एग्जाम को क्रैक किया था तो आखिरी के दिनों को कैसे यूज किया था वो भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं रोहित ज्वाइन कर चुके हैं, सागर इज हियर, अवनीश वर्मा भी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, आसिफ आ चुके हैं, रुचिता भी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, एनोनिमस क्वेश्चन है। हाय सर, टुडे वी हैव Q&A सेशन, सो माय क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2023 as I saw many aspirants worked hard for more than 2 years, observed the papers, understand the background, understand the types of questions, and after 2-3 years of preparation वो यूपीएससी देते हैं और काफी अच्छे तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका रैंक भी आता है। Nobody in my family thought of giving UPSC. I'm the first and I decided this when I was very small, like sixth. तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, मैं भी अपनी फैमिली में पहला ही ऑफिसर था जिसने यूपीएससी की तैयारी करी और उसको क्रैक भी किया। और आयरोनिकली मैंने भी सिक्स्थ क्लास थी जब यहाँ पर मुझे यूपीएससी के बारे में चीज़ें पता चली थी, और प्रतियोगिता दर्पण करके एक मैगजीन होती थी, उसके थ्रू मुझे पता चला था कि इस तरीके का भी कोई एग्जाम होता है। और उसके अंदर हिंदी की थी, वो हिंदी पीडी, और मैंने उसको पढ़ा तो उसमें कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़े और मुझे वो चीज़ जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। Now I'm just going through the syllabus, knowing the background, making a habit to sit for long hours. I have completed CSAT and making a habit to practice daily. Read newspaper, but sir, I have not started for mains paper. I'm a student who does not like online lectures. I like someone to be present there. आपको ऑफलाइन क्लासेस पसंद है, बहुत अच्छी बात है। आई वॉन्ट अ कोर्स where they teach me everything from basic, और अगर कोई गलती होती है तो वो आपको बताएं भी सही। चलिए, I'm very glad that I'm under your guidance. Also in 2022, I would subscribe NetMock because many group members told me it's awesome. So which course should I enroll? चलिए, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे, जब आपका रिजल्ट भी आएगा, आप लबासना में जाएंगे, यू विल फाइंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी देयर, रादर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो ऑफिसर बनते हैं, जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड नहीं होता है कि फैमिली में पहले किसी ने या तो कोई आईएएस हो या फिर किसी ने तैयारी भी करी हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम सभी जो है वो एक ही बोट में। यस, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी, कुछ ऐसे ऑफिसर भी होते हैं, उनका अलग से भी एक आपको वो बेसिकली जब इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो पता चलेगा आपको, वो सेकंड
जनरेशन के आईएएस ऑफिसर होते हैं, थर्ड जनरेशन के होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी जो हैं वो आईएएस ऑफिसर या किसी ना किसी सर्विस में रह चुके होते हैं। तो ये जो चीज़ है, इनका नंबर होता है काफ़ी कम, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब आप कहते हैं कि आपके फैमिली में भी कोई नहीं, इट्स नॉट एन इशू एनी मोर। द रीजन इज कि आजकल इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि आज से 15 साल पहले की बात करते तो लगता कि गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, बट नाउ डेज गाइडेंस इज इजिली अवेलेबल एंड गाइडेंस बाय मेनी ऑफ द टॉपर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, अब बात आती है आपकी नेक्स्ट इशू की, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस पसंद है। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, बोथ आर वन एंड द सेम, बट मैं एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा, नेवर टेक कोचिंग एज अ पेनिशिया। नेवर टेक कोचिंग एज अ पेनिशिया मीन्स कि आपको पूरा का पूरा जो है डिपेंडेंस कोचिंग के ऊपर नहीं होना चाहिए। कोचिंग मेयरली विल गिव यू द गाइडेंस। आपको गाइड करने का काम जो है कोचिंग के द्वारा किया जाता है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का काम जो है वो किया जाता है। जो मेजोरिटी ऑफ द एफर्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट को खुद डालने पड़ते हैं। तभी आपने देखा होगा एक कोचिंग के अंदर 500 स्टूडेंट बैठे होते हैं, लेकिन एग्जाम किसका क्लियर होता है? किसी एक का, या फिर किसी एक का भी नहीं होता है। ठीक है, द रीजन इज की जो एफर्ट्स जो है, मेजोरिटी ऑफ द प्रिपरेशन जो होती है, मे बी मेनी ऑफ द कोचिंग्स दे टेक नेम ऑफ द टॉपर्स की, ये जो टॉपर्स हैं हमारे यहाँ से निकले हैं, और उस चीज को आगे पब्लिसाइज करने के लिए भी यूज करते हैं, एंड दैट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल। वो उनका कमर्शियल एक जो आम होता है वो इस तरीके से काम करते हैं, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोचिंग कितने स्टूडेंट्स का नाम दिखा लें, जो 90% एफर्ट होता है वो स्टूडेंट का खुद का होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 10% रोल जो है वो कोचिंग निभाती है, और बाकी एफर्ट जो है वो स्टूडेंट के द्वारा दिए होते हैं। लेकिन हाँ, जो कोचिंग यहाँ पर आपको हेल्प करती है, ये 90% एफर्ट आप बहुत बेहतर तरीके से डाल सकते हैं अगर आपके पास गाइडेंस है। जैसे मैं आपको हमेशा इस तरीके का एग्जाम्पल भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए अगर आपके पास कोई मैप अवेलेबल नहीं है, तो आप घूमते फिरते, हो सकता है इस 2 घंटे की जर्नी को 2 दिन में आप कंप्लीट करें, या फिर उससे भी ज्यादा आपको टाइम लग जाए। लेकिन अगर आपके पास मैप अवेलेबल है तो चीजें कितनी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप मैप को फॉलो करते जाएंगे और उसके बाद जो है अपने डेस्टिनेशन के ऊपर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पहुंच जाएंगे। ठीक है, यही काम आपकी कोचिंग का होता है, एक आपको मार्गदर्शन करने का, एक गाइडेंस देने का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी तो आप ही को चलानी है। ठीक है, गाड़ी चलाने में जो एफर्ट्स लगने हैं वो तो आप ही को देने हैं। उसी तरीके से यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टीचर या फैकल्टी तो डेफिनेटली आपकी जगह नहीं पढ़ेंगे, दे कैन मेयरली गाइड यू। वो आपको बता सकते हैं क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आखिरी के 15 दिन कैसे यूज करने चाहिए, रिवीजन कैसे करनी चाहिए, वो सिर्फ आपको बता सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो मेहनत करनी है वो आप ही को करनी है। तभी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, सिचुएशन ऐसी है अभी कि हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे, बट डोंट वरी अबाउट इट, ऑनलाइन कोचिंग इज एज गुड एज द ऑफलाइन वन। यस, कुछ डेफिनेटली लूप होल रह सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऑफलाइन लेना पसंद करते हैं। मुझसे अगर आप पूछेंगे, आई प्रीफर ऑनलाइन। मुझे ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुझे आने जाने में कहीं पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, मुझे किसी जगह के लिए रेडी होने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। बट हाँ, हर किसी की अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, बट अगेन ऑनलाइन कोचिंग से जो आपका टाइम बच रहा है, जो आपकी हैसल बच रही है, उस चीज को आप पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। नाउ, एज फार एज द एनरोलमेंट ऑफ द कोर्स इज कंसर्न, तो जो मिशन यूपीएससी 2022 है आप उसको एनरोल कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। माई जॉब विल बी टू प्रोवाइड यू द गाइडेंस। जो मिशन यूपीएससी 2022 नेटमो कोर्स है, वहां पर एफर्ट्स आप ही को देने हैं। मेरा जॉब ये है कि मैं आपको सारे लेक्चर्स जो है वहां पे प्रोवाइड करूं अलोंग विद द नोट्स, और वहां पर आपको गाइड करूं। फिर भी देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन था जो आपने मुझे टेलीग्राम पे भेजा। जो आपके दूसरे क्वेश्चन हैं वो आप मुझे यहाँ पर जो आपका कॉमेंट सेक्शन है पूछ सकते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी जो होते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, रोहित ज्वाइन कर चुके हैं, सागर इज हियर, अवनीश, रुचिता, आसिफ आ चुके हैं, प्रशुन, रजनीश, वैभवी आ चुके हैं, पुखराज इज हियर, कैप्टन जोरो आ चुके हैं, प्रिया यादव इज हियर, देन संतोष कुमार आ चुके हैं, पूनम। एंड सागर ने पूछा है सर, एनसीईआरटी के मैराथन सेशन यूट्यूब पर दिखाने चाहिए ताकि जल्दी एनसीईआरटी का पोर्शन खत्म हो जाए। ओके, ठीक है, ये आपका फीडबैक जो है इट इज नोटेड। लेट्स सी इसको कितना हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आने वाला हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आफ्ताब ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्णिमा रानी ज्वाइन कर चुके हैं, शिव प्रकाश इज हियर। प्रभाकर ने पूछा है सर, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, संडे भी लीव नहीं होती, कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए, ये मेरा पहला लाइव क्लास है। ओके प्रभाकर, मैं आपको खुद भी पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ, तो एक बार प्रभाकर आप मुझे बताएं कि मंडे टू संडे आपका शेड्यूल कैसे रहता है। क्योंकि देखिए, मंडे टू फ्राइडे तो सभी लोगों का काम रहता है। जब मैंने भी ये ऑन द जॉब रहते हुए एग्जाम को क्रैक किए, तो मंडे टू फ्राइडे तो मेरा भी ऑफिस रहता था, सैटरडे हाफ डे रहता था और संडे मुझे मिलता था। तो सैटरडे का हाफ डे मिलता था और संडे मुझे पूरा दिन मिलता था पढ़ने का। लेकिन आपने कहा कि आपको संडे भी नहीं मिल रहा है, तो एक बार मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड बता दीजिए कि कितना टाइम आप अपने ऑफिस में देते हैं, ताकि मैं आपको यहाँ पर आंसर कर पाऊँ।
पुणे में कह रहे हैं सर आज की डेट में ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और वी हैव टू गो टू दिल्ली। आज के डेट में अगर मुझसे पूछेंगे, आई विश कि मेरे टाइम पर भी ये जो चीज़ें एग्जिस्ट करती, क्योंकि मुझे शायद मैंने आपको बताया था कि मैं नोएडा सिटी सेंटर से चलता था और फिर यहाँ पर आपका जो मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, वाजीराम तक, करोल बाग का, वहां तक ट्रैवल करके जाता था। 1.25 घंटा कई बार लग जाता था, 1.5 घंटा भी लग जाता था, कई बार 1 घंटे में भी जर्नी पूरी हो जाती थी, ठीक है। लेकिन हाँ, उस टाइम पे डेफिनेटली यू ट्राई टू रीड, कई बार आपको सीट मिलती है, नहीं मिलती, नहीं भी मिलती तो भी आप खड़े होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, टाइम तो मैंने वेस्ट नहीं किया उस ट्रैवलिंग टाइम में भी, लेकिन हाँ, ये फैसिलिटी तब अवेलेबल नहीं थी। अगर 10 साल पहले ऑनलाइन कोचिंग जो है अवेलेबल होती तो डेफिनेटली आई वुड हैव गॉन फॉर इट। तो यू कैन सिलेक्ट अ गुड ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लार्जली जो है, मैंने आपको बताया कि लार्जली जो है, जो रोल है वो स्टूडेंट का खुद का है, जो एस्पिरेंट है उसका खुद का है, ठीक है। कोचिंग जो है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो एक गाइडिंग फैक्टर के तौर पे काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगेन मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पर प्रेफरेंस होती है, जैसे मेरी प्रेफरेंस जो है वो ऑनलाइन है, लेकिन मेरे टाइम पे ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपके टाइम पर ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको लगता है कि सही है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे सिमरन पूछ रहे हैं, एब्सोल्युटली सर, टोटली एग्री विद ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, चलिए गुड। गाइडेंस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, पुखराज कह रहे हैं डेफिनेटली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए गाइडेंस दूंगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए वर्किंग प्रोफेशनल में टाइम को लेकर, बिकॉज अगर मैं अपने आप को एक वर्किंग प्रोफेशनल के तरीके से आपको एग्जाम्पल दूं, तो मेरा जो टाइम पीरियड था ऑफिस का वो था 9 to 5:30 का, ठीक है, 9 to 5:30 का टाइम होता था। और ये हो गया मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे को क्या होता था वो भी बता देता हूँ। संडे मेरे पास पूरा फ्री होता था, सैटरडे हाफ डे मिलता था। और जब कॉलेज था, कॉलेज में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज होती थी, 9 to 5:30 मेरा कॉलेज होता था, और सैटरडे मुझे पूरा फ्री मिलता था और संडे मुझे पूरा फ्री मिलता था। तो मैं क्या करता था, देखिए कॉलेज टाइम में या फिर जो ऑफिस टाइम में, वहां पर तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ 5:30 के बाद जो भी आपको टाइम मिलता है, अगर आप 3 घंटे भी निकाल लेते हैं, सॉलिड 3 आवर्स अगर आप स्टडी करते हैं, और सैटरडे संडे को अगर आप अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करके, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज, और इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक एंड मीट योर फैमिली, अगर आप इन सैटरडे संडे को कैपिटलाइज कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए 15 घंटे आपने यहाँ निकाल ली, 15 घंटे यहाँ निकाल लिए, 3 घंटे डेली आप निकाल रहे हैं 5 दिन के लिए, 15 यहाँ हो गए, 15 + 15 + 15, 45 आवर्स तो आप दे ही रहे हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा, आप जॉब में रहते रहते या कॉलेज में रहते रहते 45 घंटे पढ़ पा रहे हैं, विच ऑन एन एवरेजेस आप मान सकते हैं कि 6.5 आवर्स डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है। हफ्ते के अंदर 7 दिन है, 6.5 घंटे डेली आप पढ़ रहे हैं। 6.5 घंटे का टाइम जो है बहुत अच्छा टाइम माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्किंसन लॉ काम करता है यहाँ पर। पार्किंसन लॉ क्या कहता है? पार्किंसन लॉ कहता है जब आपके पास किसी काम को करने के लिए 18 घंटे होते हैं, तो आप उस काम को पूरे 18 घंटे में करते हैं। जब उसी काम को करने के लिए 12 घंटे होते हैं, तो वो काम अपने आप 12 घंटे में होता है। और जब उसी काम को करने के लिए 6 घंटे होते हैं, तो वो काम 6 घंटे में भी हो जाता है। पार्किंसन लॉ नहीं होता तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के कभी एग्जाम ही नहीं होते, और मैं खुद भी इस एग्जाम को कभी क्रैक नहीं कर पाता, ठीक है। जब 6 घंटे आपके पास होते हैं, आपको पता है, आपके ब्रेन को पता है कि जो भी चीज कवर करनी है 6 घंटे में करनी है। अब मेरे पास फालतू चीजें पढ़ने का, ना ही फालतू के नोट्स खरीदने का टाइम है, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वही करनी है। आपने देखा होगा एग्जाम में भी ये होता है, जब किसी एग्जाम के अंदर एक छुट्टी होती है तो आप एक दिन में ही तैयारी कर लेते हैं, और वही चीज अगर किसी एग्जाम में 7 छुट्टियां हो जाती हैं, आप जानते हैं कि फिर आपकी तैयारी किस तरीके से होती है। तैयारी तो फिर भी वही आखिरी दिन में हम लग के पढ़ाई करते हैं, बाकी जो दिन होते हैं वो तो पता नहीं कहाँ बीत जाते हैं, वो हमें उसका कोई आइडिया ही नहीं लगता है। कितने लोग इस चीज से अग्री करते हैं कि इस तरीके से होता है, जो एग्जाम है जिसमें एक दिन की छुट्टी होती है, वर्सेस जिस एग्जाम में आपको 7 दिन का टाइम मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे तैयारी तो लगता है कि वही आखिरी दिन में हुई है, या फिर लगता है कि तैयारी तो दोनों ही केस में हो जाती है, लेकिन इन 7 दिनों में पता ही नहीं चलता कि वो 7 दिन कहाँ निकल गए। वेंसडे ऑफ होता है, सेल्स में हूँ, 9 to 8 जॉब है, प्रभाकर कह रहे हैं, ओके ठीक। किसी का अगर क्वेश्चन मिस हो जाए तो मुझसे एक बार दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चन ऊपर चले गए हैं, प्रणय, अश्विनी कुमार, रुचिता। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, देखिए पार्किंसन लॉ इसी तरीके से काम करता है। जब एग्जाम से पहले एक छुट्टी होती है, या एग्जाम, जब आप जानते हैं कि होली के दिनों में ही हमारे स्कूल के एग्जाम हुआ करते थे, होली की वजह से 5-5 10-10 छुट्टियां हो जाया करती थी,
ठीक है। और फिर भी जो वो सब्जेक्ट होता था उसकी तैयारी फिर भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं होती थी, ठीक है। और ये एक दिन वाले की तैयारी अच्छे से हो जाती थी। रीजन यही है कि जब आपके पास टाइम कम होता है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं और आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर अवनीश ने पूछा सर क्या प्रीवियस ईयर में करंट अफेयर्स का रिवीजन वीडियो बना सकते हैं ताकि पुरानी चीज़ें रिवाइज हो सकें। क्या प्रीवियस ईयर के अगर अवनीश आपको वीडियोस चाहिए, करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। आप नेटमॉक पे जाके देखेंगे अगर नेटमॉक यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो दिसंबर 2019 से आपको करंट अफेयर्स के वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। पूर्णिमा पूछ रहे हैं सर हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट और व्हाट ऑल आर द स्ट्रेटेजीज विच वी शुड फॉलो। ठीक है पूर्णिमा, पहले ये बताएं कि किस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में आंसर करता हूँ। सो यूपीएससी इज माई ड्रीम बट माई फैमिली डोंट सपोर्ट मी एंड दे वांट दैट आई शुड प्रिपेयर फॉर एनी अदर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आप दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं रजनी, एंड यूपीएससी के लिए भी तैयारी करते रहिएगा। एंड अगर देखिए वैसे क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब जो है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, उनकी तैयारी और यूपीएससी की तैयारी में काफी सिमिलैरिटीज होती है। तो आप अपना यूपीएससी की तैयारी भी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी होती रहेगी तो बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तैयारी भी अपने आप कवर होती जाएगी। ठीक है, आप जो भी दूसरे एग्जाम होते हैं अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए वो भी देते रहिए और यूपीएससी भी देते रहिएगा। शिव प्रकाश कहने सर इफ यू डोंट नो द आंसर इन द प्रीलिम्स व्हाट टू डू, अटेंड द क्वेश्चन और लीव द क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है। देखिए अगर आप चार में से शिव दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, या अगर आप चार में से सिर्फ एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं तो उसको मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करती है। लेकिन अगर आप चार में से एक भी क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो वहां पर इट टोटली डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी जो है वो नलीफाई हो जाती है। तो फिर आप आंसर करें या ना करें। फॉर एग्जाम्पल चार क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आपको चारों में से किसी का आंसर नहीं पता और चारों क्वेश्चन में से किसी भी एक ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या कहेगी कि यहां पर इसको करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/4 1/4 1/4 1/4। और यहां पर मतलब चार में से एक क्वेश्चन आपका ठीक होगा क्योंकि 1/4 प्रोबेबिलिटी है, तो जो एक क्वेश्चन आपका ठीक होगा वहां तो आपको कितना मार्क मिल जाएगा, मान लीजिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन है 1 मार्क मिल जाएगा। और बाकी तीन क्वेश्चन जो गलत होंगे उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो क्या होगा, -1/3 -1/3 -1/3, ये क्वेश्चन आपका ठीक हो गया। एट द एंड ऑफ द डे नेट इफेक्ट क्या आया, 0 1 में से ये तीनों मिला के ये कितना है, ये -1 है। तो देखिए वही कहने का मतलब है कि अगर आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे तो यू नीड टू टेक द कॉल। आपको देखना है कि आप उसको मार्क करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वहां पर कुछ नहीं बोलती है, प्रोबेबिलिटी सब कुछ नलीफाई कर देती है। लेकिन हाँ, अगर आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ओके, ठीक है, इस साल कौन कौन लोग एग्जाम दे रहे हैं वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एस चौहान कह रहे टाइम 8 आवर्स वर्किंग टाइम, 8 स्लीपिंग, 8 आवर रीडिंग टाइम। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप तीन तरीके से यहाँ पर टाइम को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है पूछा गया उसको मैं अभी बताता हूँ। पहले तो ये चीज जो एस चौहान ने लिखी है कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल करेक्ट है, अगर इस तरीके से 1/3 करके टाइम यूज कर रहे हैं। निशांत चौधरी ज्वाइन कर चुके हैं, गुड इवनिंग। ओके, आफ्ताब कह रहे सर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं रिवीजन के लिए एंड हाउ टू मेक हैंड राइटिंग नोट फ्रॉम क्लास पीपीटी एंड हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। ओके, काफी सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है। चलिए वन बाय वन बताता हूँ। पहले तो आफ्ताब ने पूछा सर टाइम मैनेज नहीं कर पाते। देखिए यू डोंट नीड टू मैनेज द टाइम, यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ, ठीक है। जब आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाएंगे ना, जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, स्नूज बटन दबाने की बजाय आप लोग उठ जाएंगे और पढ़ाई करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। जब पढ़ाई आपको पता है कि 8 बजे आपको लक्ष्मीकांत की बुक उठा के पढ़नी है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं 10 मिनट लेट कर रहे हैं, 15 मिनट लेट कर रहे हैं, 20 मिनट लेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा कि 5 मिनट के बाद करेंगे, 10 मिनट के बाद करेंगे, और वो 5-10 मिनट करते करते 8 बजे का टाइम जो है 9 कब बज जाती है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर आपको टाइम को मैनेज नहीं करना है, आपको अपने आप को मैनेज करना है। आपको एक शेड्यूल बनाना है और एक दिन उससे बिल्कुल स्टिक करके देखिए, अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए एक दिन उससे स्टिक करके देखिए। जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो आपको नेक्स्ट डे के लिए इतना ज्यादा मोटिवेट करेगा दैट यू विल नॉट लुक बैक। फिर आप वो 5 मिनट 10 मिनट का जो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं वो करना छोड़ देंगे, ठीक है। कभी आलस भी होती है ना, तो हमेशा एक मन के अंदर उल्टी गिनती करनी शुरू कर दीजिएगा, 5 4 3 2 1, कि मेरे को 1 से पहले तो खड़ा होना ही होना है, ठीक है। मान लीजिए आप लेटे हुए हैं, आपका उठने का मन नहीं है, अपने दिमाग में 5 4 3 2 1 करना शुरू करिए एंड देन मेक अ हैबिट कि 1 से पहले आप उठ जाए, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है,
ठीक है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ रखी है वो, बस आपको मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है कि जब भी आपको लग रहा है कि आलस हो रही है, कोई चीज करने का मन नहीं कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, किताब उठाने का मन नहीं कर रहा है, तो 5 4 3 2 1 करिएगा एंड मेक अ हैबिट कि यहाँ पे देखिए 5 4 3 2 1 करके छोड़ देना नहीं है, यहाँ पे मेक श्योर कि आप यहाँ पे 5 4 3 2 आप अपनी उस बुक को उठा लें, ठीक है। आप 5 4 3 2 1 अपने मन में कर रहे हैं और उससे पहले उठ जाए, उससे क्या होगा, एक एसोसिएशन बन जाएगी इसकी आपके ब्रेन के अंदर, और आपके ब्रेन को पता चलेगा कि जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी तो मुझे टाइम पीरियड जो पूरा होना है 5 4 3 2 1, वो 5 सेकंड से पहले ही मुझे उठ जाना है और उस काम को करना शुरू कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रजनीश पूछ रहे हैं, सर व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर 2022 बीइंग इन द कॉलेज। देखिए 2022 के लिए तो स्ट्रैटेजी वैसे मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, आप देख सकते हैं उसको, फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि क्योंकि 2022, अब देखिए 2021 का प्रीलिम्स आ गया, अब तो आप यही समझिए आपके पास एक साल है, तो आपको सबसे पहले तो यही करना है कि आप अपनी एनसीईआरटीज को मेक श्योर कि ये 3 4 बार आपने पढ़ी हो, आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, आप डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करें, ठीक है। एंड आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, ये चीजें करें, क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स जो आप पढ़ते हैं इससे आपका सिलेबस कवर हो जाता है। एंड दीज टू थिंग्स, आंसर राइटिंग और एमसीक्यू जो होते हैं, ये आपकी नेट प्रैक्टिस के तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सनल क्या करते हैं, वो डेली जिम वाली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो तो हो गई एक्सरसाइज जो कि उनको हेल्प करती है। साथ में वो नेट प्रैक्टिस भी करते हैं, जो चीजें एक्चुअल में मैच में उनके साथ होने वाली, क्रिकेटर्स जो होंगे वो नेट प्रैक्टिस करेंगे, वही चीजें आप एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। और जो बेसिक मटेरियल जो आप यूज करेंगे जिसके थ्रू आप आंसर राइटिंग और एमसीक्यू को सोल्व कर पाएंगे, वो है एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे कि क्रिकेटर्स क्या करते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स पर्सनल क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं अपने स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जब भी वो नेट प्रैक्टिस करने जाएं तो वहां पर उनको थकावट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रेटेजी है, लेकिन हाँ अगर आपको फुल ब्लोन स्ट्रेटेजी चाहिए तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, वहां पर आपको पूरा जो वीडियो है वो मिल जाएगा। संतोष ने पूछा, सर बहुत खड़ा ऑप्शन होने पर कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत हो जाता है, ये समझ नहीं आया मुझे क्वेश्चन आपका संतोष, एक बार दोबारा से पूछिएगा। ओके, हाउ टू रिवाइज ऑल थिंग्स अलोंग विद द सब्जेक्ट, ठीक है, पूरम ने पूछा है, वीडियो रन कर रहा है, ठीक है। एक बार पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सर गांव के कुछ लोग इतना डरा देते हैं कि ऐसा लगता है कि निकल ही नहीं पाएगा, कहते हैं कि एसएससी की तैयारी कर लो, वो ठीक रहेगा, बट सर हमें यूपीएससी की ही तैयारी करनी है। सर कुछ आइडिया दीजिए जिसके कि मैं यूपीएससी की विदाउट कोचिंग जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ और तैयारी कर पाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा, सर ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ एस्पिरेंट ही रह जाएंगे, और कुछ यहाँ पर आइडिया जरूर दीजिएगा। देखिए इसके लिए मैं आपको ना एक जो स्टोरी है वो सुनाता हूँ कि लोग जो आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एसएससी की तैयारी कर लीजिए। देखिए एक बार क्या हुआ, एक गांव के अंदर एक किसान था, और किसान अपने एक गधे को लेकर अपने गांव से लेकर अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी काम से, ठीक है। तो अपने गधे के ऊपर बैठकर जा रहा था, और रास्ते में कुछ लोग भी आ रहे थे और उसको देख रहे थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति उसे मिला, उसने कहा कि यार इतने देर से तुम जो है इस गधे के ऊपर बैठकर आ रहे हो, तो गधा तो बेचारा थक गया होगा, तो तुम इसके ऊपर बैठ के कहीं ना कहीं तुम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो व्यक्ति वो कहता है हाँ यार बात तो सही है, इतनी देर से मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, तो मैं उतर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो व्यक्ति गधे से उतर जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब गधा एक साइड चल रहा है और आदमी एक साइड चल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाता है, थोड़ा सा और आगे जाने पे कुछ लोग कहते हैं यार जो तेरा गधा है, तू भी वॉक कर रहा है, ये भी वॉक कर रहा है, लेकिन तेरा गधा तो बहुत थक गया होगा क्योंकि ये बेचारा तो बहुत कड़ी मेहनत करता है, तू तो रात को अच्छे से सो के भी आया, वो तो सोया भी नहीं होगा। तो ये चीज तू सही नहीं कर रहा है, उसको थोड़ा सा आराम दे, और अगर हो सके तो उस बेचारे को उठा ले। तो यहाँ पे किसान कहते हैं हाँ यार बात तो बिल्कुल ठीक है, ये गधा तो बेचारा पिछले काफी दिनों से काम कर रहा है, इसको तो संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती है, मैं तो फिर भी सैटरडे संडे रेस्ट करता हूँ। तो वो क्या करता है, वो गधे को अपने ऊपर बिठाकर अपने सर पे बिठा के आगे लेके जाने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है दूसरे गांव की तरफ, गांव में पहुंचने वाला होता है। फिर वहां पर कुछ और लोग मिलते हैं उसको, और वो लोग कहते हैं यार
तू सबसे बड़ा गधा है, गधा तो तेरे लिए है, तो तुझे गधे पे बैठ के आना चाहिए था और तू गधे को अपने सर पे बिठा के लेके आ रहा है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपने कान पकड़ लेता है। क्योंकि देखिए, पहला व्यक्ति उसे मिला, उसने कुछ और सजेशन किया उसे, दूसरा व्यक्ति मिला, उसने और सजेशन दिया, तीसरा व्यक्ति मिला, उसने कुछ और सजेशन दिया। लाइफ में भी इस तरीके की सजेशंस आपको मिलते रहेंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, तो आपके सर के ऊपर भी गधे को बिठाने वाले काफी लोग मिलेंगे, आपको भी हिदायतें देने वाले, सजेशन देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ठीक है, मेन चीज जो है वो आपको देखना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। ठीक है, तो यहां पर व्हेन यू आर श्योर ना कि आपको यूपीएससी करना है, सो लेट पीपल से, लोग तो कहेंगे कि यार यूपीएससी नहीं हो पाता है, आपकी फैमिली में कोई नहीं है, पता नहीं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपको तो 12वीं में भी इतने मार्क्स मिले थे, आपको तो ग्रेजुएशन में भी इतने मार्क्स मिले थे, तो नहीं हो पाएगा, आप एजुकेशन के अंदर अच्छे नहीं हो। देखिए, ना करने के लिए हजार बहानों की जरूरत नहीं होती, एक ही काफी होता है। ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि करने के लिए भी आपको एक ही रीजन चाहिए, और वो रीजन अगर स्ट्रॉन्ग इनफ है तो एग्जाम हो जाएगा। सो ऑल आई एम सेइंग बाय दिस स्टोरी कि आपको क्या चाहिए लाइफ में वो आप ही को पता है, दूसरे कभी भी उस चीज को नहीं जज कर पाएंगे और नहीं उसके ऊपर उतनी बेहतर तरीके से सजेशन दे पाएंगे जितना आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने यहां पर आंसर कर दिया है हो। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं बिफोर टेकिंग एनी मोर क्वेश्चन, दैट नोट्स को कलेक्ट करना बंद करें। देखिए, मैंने आपको ये चीज बताई है पहले भी कि आपको बुक कलेक्टर नहीं बनना है। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग 2021 के प्रीलिम्स को देने जा रहे हैं। आप में से 2021 के प्रीलिम्स वाले जल्दी से हाथ खड़ा करके बताएं, आपको बुक कलेक्टर या नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है। ठीक है, योर जॉब इज टू रीड एंड रिवाइज वट एवर यू ऑलरेडी हैव। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आखिरी के जब 10-15 दिन होते हैं, एक लालच लालच सी आती है कि यार पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन हम समझते हैं कि जितने ज्यादा नोट्स ले लेंगे वो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी वजह से हमारा एग्जाम हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द आंसर। ये जो 10 से 15 दिन है, ये नए नोट्स या नई बुक्स को खरीदने के लिए बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर आपने आखिरी के 10-15 दिन भी इनके अंदर वेस्ट कर दिए, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिवाइज एंड मॉक टेस्ट, वो आपके छूट छूट जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपके जो टाइम है ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है, और अगर आप ये रिवीजन और मॉक टेस्ट में नहीं दे रहे हैं, इट मींस यू आर डूइंग अ क्राइम, आप एक क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू बी अ बुक कलेक्टर। बुक कलेक्टर नहीं बनना है आपको, क्या बनना है, आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे बनेंगे, जब आखिरी के 15 दिनों को अच्छे से यूज करते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, जो नोट्स आपने बनाए हैं उसे अच्छे से पढ़िए, उसे अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादा कुछ परचेज मत करिए, जो ऑलरेडी पढ़ लिया है उस पर ट्रस्ट करके जाएं, लेकिन हाँ, उस पर ट्रस्ट तभी डेवलप होगा जब उसे बार बार आप रिवाइज करते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे और फिर काम नहीं बनेगा। और वैसे भी नई चीज को पढ़ने में, फर्स्ट टाइम पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जब पूरे साल में आपने वो चीज नहीं पढ़ी, छोड़ दीजिए, 15 दिन में क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो पूरे साल में पढ़े उसको कम से कम यहाँ पर छोड़ के मत जाइए। ठीक है, सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, 2021 के स्टूडेंट्स के लिए, 22 के लिए नहीं, कि आपको अभी यहाँ पर नोट्स और बुक्स जो है उसे कलेक्ट कर देना बंद कर देना चाहिए। पेपर कैसे सोल्व करना है उसकी टेक्निक अभी बताता हूं आपको। उससे पहले निधि गौतम पूछे, सर आई एम ग्रेजुएशन इन बी कॉम ऑनर्स, सो आई एम थिंकिंग फॉर ऑप्शन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, सो इट वुड बी ए राइट डिसीजन और नॉट। देखिए निधि, मैं खुद भी कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है, मैंने कॉमर्स विद मैथ्स किया है, तो मुझे भी लगा कि कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी लगा। और ये पर्सनल प्रेफरेंस है, ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स है उससे स्टूडेंट पास नहीं होते हैं, उससे भी काफ़ी सारे लोग जो है इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जस्ट बिकॉज कॉमर्स आपका बैकग्राउंड है, डजंट मीन कि आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए। मैं आप लेने से पहले एक बार आप इसके सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा, और ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा कि क्या आप 1-2 साल के लिए इस पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कॉमर्स, तो बिना किसी टेंशन के लीजिए। और लगता है कि नहीं, मैं ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स पढ़ के पक चुका हूँ या पक चुकी हूँ, या फिर 11th-12th में भी इसे पढ़ के मुझे थोड़ा सा उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, या फिर तब तो मज़ा आया लेकिन आगे 2 साल में कोई नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यू कैन शिफ्ट। बट पहले सिलेबस देखिए, अगर लगता है कि यस ये आपके साथ सिंक कर रहा है, आपके साथ ट्यूनिंग उसकी बैठ रही है सिलेबस की, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देखिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। वैसे बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट होता है लेने का फायदा होता है, लेकिन नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। यहाँ पर कई बार दूसरे सब्जेक्ट्स हमें मिल जाते हैं, वो आपको और भी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक बार इस चीज को जरूर देखिएगा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस, उसके बाद निधि गौतम आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सर नोट्स मेड फ्रॉम क्लास पीपीटी आर इनफ, शुभम कह रहे हैं। तो देखिए शुभम, मैंने आपको कुछ रीडिंग्स बताई हैं, क्लास के नोट्स जो हैं, जो आप
लेते हैं वो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, लेकिन जो फैकल्टी आपको सजेस्ट करता है कि क्या चीज़ें पढ़नी है एक्स्ट्रा, वो आपको ज़रूर कवर करना है। जैसे मैंने आपको हिस्ट्री के केस में कहा कि देखिए आप एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम को नहीं छोड़ सकते। आप क्लास के नोट्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें से नोट्स बनाएँ, वो भी आपको हेल्प करेगा, लेकिन उसके अलावा जो एनसीईआरटी और आपके जो स्पेक्ट्रम है बिपिन चंद्रा दोनों में से एक, उसको आप मिस मत करिएगा। एनसीईआरटी के मैराथन सेशन यूट्यूब पे देखने चाहिए ताकि जल्दी एनसीईआरटी का पोर्शन खत्म हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लिया है। सर इकोनॉमिक्स इज गुड फॉर ऑप्शनल, अगेन पूर्णिमा इकोनॉमिक्स इज गुड, लेकिन हाँ इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि अपने ऑप्शन को चूज करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें से ब्रीफली मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ तो यही है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके सिलेबस को देखें, ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि आप उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सुनने में एक सब्जेक्ट अलग लगता है, लेकिन जब हम उसमें सिलेबस देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो कई बार हमारा जो पर्सपेक्टिव वो चेंज होने लग जाता है। सोशली ऑप्शनल सबकी स्टडी मटेरियल मराठी मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करें? ओके, तो यहाँ पर अश्विनी निकम, अगर आपका मराठी मीडियम है और मराठी मीडियम में अवेलेबल नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। देन यू हैव टू फाइंड कि जो आपका स्पेसिफिक जो नोट्स आपको चाहिए वो फिर डेफिनेटली हिंदी और इंग्लिश में, और इंग्लिश में तो बहुत आसानी से अवेलेबल होंगे, तो यू कैन गो फॉर इंग्लिश, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे सिमरन कह रहे हैं सर इज ज्योग्राफी गुड फॉर ऑप्शन बिकॉज आई थिंक आई कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स एंड वेरियस मैप एंड ग्लोब डायग्राम अलोंग विद द आंसर। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि अगर आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो चीज़ आप डायग्राम्स के बारे में बता रहे हैं ये आपको हेल्प करेगी नॉट ओनली इन ज्योग्राफी बट जीएस पेपर के अंदर भी। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, डोंट टेक एनी ऑप्शनल ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया कि मैं इसमें सिर्फ फ्लो चार्ट अच्छे ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ अगर आपको एक चीज़ कंसिडर करनी है ना किसी सब्जेक्ट को लेने से पहले, वो चीज़ होगी आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट है तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, नहीं तो कुछ महीने के बाद लगेगा यार ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल बोरिंग है। बोरिंग लगेगा तो फिर वहां पर मेंस एग्जाम में उसमें नंबर कम आएंगे और फिर आप दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भागना शुरू करेंगे। वो चीज़ मत करिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब भी आप अपने ऑप्शन को चूज करें, तीन चीज़ें अपने आप के लिए जरूर देखिएगा। इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, सिलेबस को गो थ्रू करें, उसके बाद ऑप्शन तो सारे ही अच्छे हैं, इकोनॉमिक्स भी अच्छा है आपका, ज्योग्राफी भी अच्छा है, सोशियोलॉजी भी अच्छा है, और अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। ओके, प्रभाकर कह रहे हैं सर वेंसडे ऑफ है 9 to 8 वर्किंग रात, एंड एंड सुबह के टाइम दे सकता हूँ 2022 एस्पिरेंट कैसे करूँ? चलिए, अभी 2022 के हैं, ये अच्छी चीज़ है। तो प्रभाकर आपको यही कहूँगा कि एक तो वेंसडे को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और देखिए, अगर आप देर रात तक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप 8 बजे घर आते हैं, 8 से 9, 9:30 का टाइम ले लीजिए, फ्रेश होइए, आराम से डिनर करें, और 9:30 टू आप 1 बजे तक रात को पढ़ सकते हैं, ठीक है, रात को 1 बजे तक पढ़ सकते हैं, फिर 7 घंटे की नींद लेके सुबह 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 3.5 घंटे का टाइम मिल जाएगा डेली बेसिस पे, और वेंसडे आपको ऑफ मिल रहा है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। और बीच बीच में अगर आप चाहें, आपके पास छुट्टियां अवेलेबल होती हैं, तो उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करिएगा, वो भी आपको हेल्प करेंगी। और वैसे भी अभी छुट्टियों का मौसम तो आ ही रहा है, तो ये दिवाली वगैरह का जो टाइम है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप दिन में उठकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अगर आप अर्ली बर्ड हैं, तो जैसे ही आप 8 बजे आते हैं, 9 बजे तक आप कोशिश करें आकर नहा धोकर फ्रेश होकर अपना डिनर करके सो जाएं, और 9 बजे सोकर अगर आप 4 बजे तक अपनी नींद पूरी करते हैं 7 घंटे के अंदर, देन 4 to 7, 8 का जो टाइम होता है, 3 से 4 घंटे होते हैं, ये आप डेली बेसिस पे निकाल सकते हैं। देखिए, वो आपको सेट करना है, क्योंकि वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि क्या आपको सुबह पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। नॉकटर्नल्स रात को पढ़ना पसंद करते हैं, और जो अर्ली राइजर्स होते हैं वो सुबह ज़्यादा अच्छा उनको लगता है पढ़ना। तो दोनों में से कोई भी पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं। वेंसडे की छुट्टी आपकी होती ही है, और इसके अलावा बीच बीच में भी जब छुट्टियां आपको मिलेंगी तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो अगर आपको ब्रेक मिलता है जब एग्जाम पास आएगा, तो आप 15-20 दिन का छुट्टियों का ब्रेक भी ले सकते हैं, ताकि उन 15-20 दिन के अंदर आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ऑप्शनल सब्जेक्ट टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है शिव। एनसीईआरटी के मैराथन सेशन, ठीक है सागर। देन यहाँ पर नेक्स्ट है सर कैन आई टेक ज्योग्राफी ऑप्शनल, आई स्कोर 100 और 100 इन 12th बोर्ड। अगेन शिव प्रकाश, आई एम सेइंग कि आपने पास्ट में कितना स्कोर किया, इट रियली डजंट मैटर। आप डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, इट रियली डजंट मैटर। सिर्फ तीन चीजें देखिए, इंटरेस्ट है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए, सिलेबस देखिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, देन आंखें बंद करके आप उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, 2021 के कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्या सर? काइंडली टेल मी अबाउट मेंस एग्जाम पैटर्न, हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड
मार्किंग्स की। तो यहाँ पर देखिए आपके 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, डिपेंड करता है कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है। जब मैंने भी एग्जाम दिया था उस साल पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया था यूजुअली पिछले साल के कंपैरिजन में। तो 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 12.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और वहां पर वर्ड लिमिट भी लिखी होती है, उसके हिसाब से आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है सर, मेरा ऑप्शन पबेड है, इग्नू बुक पढ़नी चाहिए। देखिए वैसे क्या होता है सागर, जो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होता है ना, उसका आंसर वही व्यक्ति कर सकता है जिसने वो ऑप्शनल किया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे कॉमर्स के बारे में पूछेगा, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा ऑप्शनल नहीं था। कोई मुझसे अगर यहाँ पर पबेट के बारे में पूछेगा, मुझे नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ, कोई अगर साइकोलॉजी के बारे में पूछता है, मैं उसका आंसर कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं एक थंब रूल के बारे में बात करूं, यूजुअली माना जाता है कि इग्नू की बुक्स जो है वो अच्छी मानी जाती हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। क्या मैंने पढ़ी थी? बिल्कुल, मैंने भी इनको पढ़ा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर पबेट के लिए जिस व्यक्ति ने पबेट से एग्जाम क्रैक किया है, वो इसका आंसर और भी बेहतर तरीके से दे पाएगा। 2024 के लिए स्ट्रैटेजी पूर्णिमा वही रहेगी कि आप अभी अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करें, करंट अफेयर्स जैसे आप कवर कर रहे हैं वैसे करते रहिए, स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करें। आप एक टारगेट बनाएं कि 2022 में इस महीने तक, मान लीजिए आप कहते हैं जुलाई तक, मैं अपनी सारी एनसीईआरटी कवर कर लूंगी, देन मैं अपनी स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो कवर कर लूंगी। ठीक है, मैं 2 बार एनसीईआरटी और 1 बार स्टैंडर्ड बुक कवर कर लूंगी, ये चीज बनाएं। और फिर आप मॉक टेस्ट देने शुरू करिएगा, फिर मॉक टेस्ट में टारगेट बनाइएगा कि मैं 90 प्लस स्कोर करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2022 का एजेंडा। फिर यही चीज आप 2023 में लेकर जाइएगा, इसको 2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, इसको 2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा, इस 90 को 110 कर दीजिएगा, तो 2023 का भी आपका एजेंडा बन गया। और 2024 जो अभी बहुत टाइम है आने में, वहां तक तो आप बहुत ज्यादा रेडी हो जाएंगे। हो सकता है आप टॉप 100 रैंकर्स में भी आ जाएं अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। लेकिन हाँ, परसिस्टेंस इसके लिए चाहिए होगा, क्योंकि क्या होता है, पार्किंसन लॉ यहाँ पर भी काम करता है। पार्किंसन लॉ आपके फेवर में भी काम करता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जब टाइम कम होता है। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट 2 3 4 साल के बाद एग्जाम देना चाहते हैं उनके अगेंस्ट में भी काम करता है, क्योंकि ब्रेन को पता होता है जब 2024 में एग्जाम देना है तो इतनी मेहनत करके, इतना हार्डवर्क करके क्या फायदा है, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो पार्किंसन लॉ क्या करता है, 1 साल की चीज जो है वो फिर 3 साल लग जाते हैं उसे कवर करने में। तो पार्किंसन लॉ को मत अप्लाई होने दीजिएगा अपने ऊपर, और कोशिश करें अपने टारगेट्स को सेट करके 2022 23 24 को लेकर चलने की। ठीक है सर, आई एम फ्रॉम सोशियोलॉजी बैकग्राउंड, विच इज द गुड बुक, नितिन सर, रिट्जर और शंकर राव। सोशियोलॉजी के लिए मैं, अब देखिए मेरा ऑप्शन जो था सोशियोलॉजी साइकोलॉजी दोनों था, तो मैंने जो बुक पढ़ी है मैंने रिट्जर पढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर सी एन शंकर राव जो बुक है वो पढ़ी है। शंकर राव जो बुक है वो बहुत मुझे अच्छी लगी। रिट्जर पढ़ी, रिट्जर इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो रिट्जर बुक है आपकी जर्मनी में लिखी गई, जर्मन में लिखी गई थी, जर्मनी के राइटर के द्वारा, और फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने में। तो यू कैन स्किप दैट इफ यू वांट टू। लेकिन हाँ, शंकर राव जो हैं उनकी किताबें जो हैं वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी, यू कैन गो फॉर दैट। रुचिता कह रहे हैं सर, एज आई एम अबाउट टू फिनिश माई इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, सो कैन यू प्लीज सजेस्ट स्टैंडर्ड बुक फॉर इकोनॉमिक्स एंड अदर बुकलेट्स फॉर इट। देखिए अगर आप बेसिक जो है एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं, अलग से बुक देखिए, वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, हमारे टाइम पर भी दत्त एंड सुंदरम, और आपकी यहाँ पर रमेश सिंह है, उसकी किताब बताई जाती थी, और इसके अलावा भी एक दो राइटर्स थे। बट यहाँ पर बेस्ट चीज़ तो सबसे पहले यही है कि आप एनसीईआरटी कवर करें जो आपने ऑलरेडी कवर कर ली है, और इसके अलावा आप यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उस पे बहुत ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा रमेश सिंह की बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से या पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। लेकिन जितनी न्यूज़पेपर आपको हेल्प कर सकता है ना, जितना न्यूज़पेपर आपको हेल्प कर सकता है किस चीज़ के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, उतना और कोई चीज़ नहीं कर सकती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स की अगर आप बुक कहेंगे मेरे को, तो मैं यही कहूँगा कि रमेश सिंह सर की बुक पढ़ सकते हैं। बट हाँ, ये चीज़ भी जान लीजिए, एक और है जो मेरी फैकल्टी थे, मुझे पढ़ाया करते थे, वो है संजीव वर्मा। इनकी बुक भी काफ़ी अच्छी है। वैसे मैंने दोनों ही बुक खरीदी थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो बुक कलेक्टर इनिशियली, बट बाद में मुझे जब ये चीज़ समझ में आई तो समझ में आया कि ज़्यादा किताबें नहीं खरीदी हैं, तो मैंने संजीव वर्मा सर जो थे उनकी भी किताब खरीदी, और जो मेरे फैकल्टी थे, और रमेश सिंह जो है उनकी किताब भी खरीदी। तो दोनों में से कोई भी एक बुक खरीद लीजिएगा, दोनों बिल्कुल मत खरीदिएगा, कोई भी एक बुक खरीद सकते हैं। जो संजीव वर्मा है उनकी किताब मुझे थोड़ी सी मतलब बेटर लगी, ईजी लैंग्वेज में लगी, और बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, तो ये चीज़ भी मुझे इस किताब के अंदर अच्छी लगी। जो यूपीएससी के रेलेवेंट चीज़ें थी वो यहाँ पर मुझे दिखाई दी। ठीक है, और रमेश सिंह की किताब लेना चाहे वो भी अच्छी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेन फोकस जो होना चाहिए वो न्यूज़पेपर के अंदर होना चाहिए।
देन पुखराज कह रहे हैं गो फॉर रमेश सिंह रुचिता, तो रमेश सिंह के लिए जा सकते हैं, बट हाँ दत्त एंड सुंदरम या फिर जो और दूसरी मोटी मोटी बुक्स हैं उसके लिए तो कभी मत जाइएगा। जैसे कि मैंने, मुझे याद है शायद मैंने एक किताब थी उमा कपिला करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ले ली थी। वो ज्यादा बल्कि बुक नहीं थी, लेकिन ज्यादा वो बहुत पुरानी टाइप की किताबें हैं, ठीक है, जो पुराने टॉपर्स होते थे वो पढ़ते थे। तो यू कैन ईदर गो फॉर संजीव वर्मा, क्योंकि उनका एक्सपोजर जो है वो इस एरिया में, यूपीएससी के स्टूडेंट्स वाले एरिया में है। और रमेश सिंह जो है वो जो रमेश सिंह सर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को। तो दोनों में से कोई भी किताब आप ले सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे। अमेजोन पे देख लीजिएगा ओपन करके, जो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लिक करती है वो ले लीजिएगा। मैंने कौन सी किताब ली थी, मैंने दोनों ही ली थी, लेकिन हाँ मुझे संजीव वर्मा सर की जो बुक थी वो ज़्यादा पसंद आई थी। खैर, यहाँ से गो फॉर रमेश सिंह। ओके, निशांत कह रहे सर मेरा आंसर क्या रहा, नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट एस्से आंसर राइटिंग। देखिए एस्से आंसर राइटिंग से पहले मैं आपको पूनम यही कहूंगा, पहले कोशिश करिए 3 4 5 महीने आप, 3 मंथ्स के लिए आप क्या करिए, 3 मंथ्स के लिए कम से कम सबसे पहले आप जो 100 वर्ड्स के आंसर्स हैं, 150 वर्ड्स के आंसर है, 250 वर्ड्स के आंसर है, वो लिखना शुरू करें। जब आप इसमें आपकी एक्सपर्टीज आ जाएगी ना, और नॉलेज बैंक आपका बढ़ने लगेगा, तो यहाँ पे जब आप 250 वर्ड्स के आंसर लिखने लगेंगे तो 1000 वर्ड्स का एस्से जो है वो भी आप लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो पहले छोटी चीज से शुरू करें। पहले जैसे जिम में जाते हैं ना, जिम में जाते ही हम 20 किलो या 50 किलो का डंबल नहीं उठाते हैं। 50 किलो का या 25 किलो का डंबल उठाने से पहले हम 5 किलो का उठाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं 7.5 किलो, 10 किलो, 12.5, 15, 20 एंड देन 25, और आगे 50 पे भी जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट विद दैट ओनली, और फिर धीरे धीरे 3 4 महीने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, देन यू कैन गो फॉर द एस्से पेपर ऑल्सो। सर हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, मटेरियल कहाँ मिलेगा, कांट टेक अनदर कोचिंग। भाई प्रभाकर, यहाँ पे हिंदी आपका जो ऑप्शनल है वो तो बढ़िया है, लेकिन नो आइडिया अगेन व्हाई एम आई सेइंग इट, क्योंकि भाई ऑप्शनल में मैं आपकी साइकोलॉजी में ही हेल्प कर सकता हूँ और सोशियोलॉजी में ही हेल्प कर सकता हूँ। नोट्स की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो मटेरियल में आई थिंक दिल्ली जो है, दिल्ली मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर भरा हुआ है, लेकिन वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आजकल तो फोन के ऊपर भी आप ऑर्डर कर देते हैं, आजकल तो वेबसाइट्स भी शायद अवेलेबल है, जिस वेबसाइट पे जाकर आप अपने मटेरियल को ऐड करें और फिर ऑर्डर कर दीजिए ऑनलाइन। इवन अमेजोन पे भी आई थिंक काफी सारे लोग आजकल मटेरियल बेच रहे हैं, बट मेक श्योर कि आप एक बेहतर बंदे से मटेरियल खरीदें। ये नहीं हो ऑर्डर कुछ करते हैं, घर पे कुछ दे दिया, या फिर बीच में पेजेस जो है मिसिंग है, या फिर जो फोटो स्टेट है, जेरोक्स जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, ये इजीली आपको अवेलेबल होगा। हाउ टू मेंटेन वर्ड लिमिट, कांट मेंटेन वर्ड लिमिट, आसिफ कह रहे हैं मोस्ट इजी थिंग आई विल से, एटलीस्ट फॉर मी, रीजन इज कि मैं जब लिखता था तो मुझे समझ में आ गया था कि एक पेज के ऊपर जो यूपीएससी स्टाइल पेज होता है, मैं 75 वर्ड्स लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे पता है कि 150 वर्ड्स का आंसर है, तो मुझे यूपीएससी पेज के 2 पेज भरने हैं, और 250 वर्ड का आंसर है तो यूपीएससी वाले पेज के 3 पेज भरने हैं, बात खत्म। मैं कभी भी काउंट नहीं करता था, ना लाइनें काउंट करता था, ना वर्ड काउंट करता था, और ना ही जो व्यक्ति आपकी कॉपी इवेल्युएट कर रहा है वो करेगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट सी कि आप एक पेज में कितने वर्ड्स लिख पा रहे हैं, कि आप 70 वर्ड लिख रहे हैं, 80 लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, और उस हिसाब से फिर आपको एक जो बेंचमार्क है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 वर्ड्स लिख रहे हैं एक पेज के ऊपर, और यूपीएससी के अंदर 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो आप यूपीएससी की शीट का 1.5 पेज लिखिए, दैट्स इट, वहां पे आंसर को खत्म कर दीजिए। 250 वर्ड है तो 2.5 पेज लिखिए, वहां पर आंसर को खत्म कर दीजिए, इजी है। सर क्या स्टडी नोट्स के अलावा एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी? निशांत, मैंने ये चीज बहुत बार बताई है कि एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर यूपीएससी खुद आकर भी कहेगी कि एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं फिर भी कहूंगा कि सिलेबस इस तरीके का बनाया गया है कि एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, कैन यू टीच साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी फॉर अस? शिव प्रकाश, आई रियली वांट टू। इसके लिए टेक्स्ट बुक जो है उससे बात चल रही है अभी। अन अकेडमी जो है उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया था इस चीज़ के लिए कि साइकोलॉजी आप पढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस कि साइकोलॉजी सोशियोलॉजी कहाँ पर चलेगा। मैं खुद भी पढ़ाना चाह रहा हूँ, बिकॉज साइकोलॉजी सोशियोलॉजी 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, और मुझे मतलब सच में इनको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं काफ़ी बेहतर यहाँ पर दे सकता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, बट लेट्स सी कहाँ पर बात बनती है, और बनेगी तो डेफिनेटली इस चीज़ को किया जाएगा। बाकी जो लोग साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो टेक्स्ट बुक को यहाँ पर या अन अकेडमी को, जैसे भी आपको सही लगे, आप मेल भी कर सकते हैं, सो दैट ये पूरा प्रोसेस जो है वो जल्दी हो सके। ओके चलिए यहाँ पे, ठीक है। सर कोई टॉपिक कितना रीड करना चाहिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे समझे? बहुत बढ़िया, वैभवी ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। देखिए
जब पहली मैंने वर्कशॉप दी थी स्कूल के अंदर, जहाँ पे बच्चों को बताया था कि किस तरीके से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करी जाती है, तो वहां पर मैंने उनको यही चीज बताई थी जो आपको बताऊंगा, कि पीएचडी नहीं करनी है किसी टॉपिक के ऊपर। जब मैंने किस फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज से 1 साल पहले भी चल रहा था, जब 1 साल पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, मैंने तब भी बच्चों को ये कहा था कि भाई इसके ऊपर अगर आपने 2 या 3 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, उन 2-3 आर्टिकल से आपको 10 से 12 पॉइंट मिल गए हैं, दे आर इनफ। इसके अंदर रोज फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर 5-5 आर्टिकल आ रहे थे। अगर कॉन्टिन्यूसली एक महीने में 5 आर्टिकल आते हैं, मतलब 150 आर्टिकल एक महीने में, ठीक है। तो ये 150 आर्टिकल नहीं पढ़ने, घुमा फिरा के वही चीजें दिए हैं, वही लीडर का नाम आगे, वही लीडर का नाम पीछे, वो चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 से 12 पॉइंट पता चल गए कि फार्मर्स बिल क्या है, किसको फायदा है, किसको नुकसान है, दे आर इनफ, दैट्स इट। उसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी है। जो टाइम आप अदरवाइज 150 आर्टिकल को पढ़ने में लगाएंगे, वो किसी और काम में लगाएं, किसी और टॉपिक को पढ़ें। तो यहां पर यूपीएससी जो है, देखिए 2 चीजें हैं। जीएस, जीएस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। आपको हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, लेकिन ज्यादा डीप में कवर नहीं करना है, ठीक है। डेप्थ में नहीं जाना है, ब्रेड्थ में जाना है, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल इज लाइक, आपको ब्रेड्थ में तो जाना है लेकिन डीप भी जाना है। तो दोनों तरीके की स्टडी आपको करनी है ऑप्शनल के अंदर, लेकिन जीएस के अंदर डीप स्टडी नहीं करनी है, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करना है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि ऑप्शनल को सोच समझ के लीजिए, क्योंकि जीएस में तो आपके पास ऑप्शन नहीं है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारी चीजें, चाहे वो आपकी पॉलिटी होती है, चाहे वो आपकी पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी है, इकोनॉमी है, वो सब आपको पढ़ना ही है, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, लेकिन हाँ ऑप्शनल के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शनल के लिए आपको लेंथ भी चाहिए, मतलब ब्रेड्थ भी चाहिए, ज्यादा चीजों को भी कवर करना है, एक्सपेंशन चाहिए, और डीपली भी पढ़ना है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। 10 से 12 पॉइंट जीएस के एक टॉपिक के ऊपर काफी है, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स भी अपने उसी तरीके से बनाइएगा। विदुषी कह रहे हैं सॉरी सर फॉर बीइंग लेट। कोई बात नहीं विदुषी, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं अभी। अजय माला ज्वाइन कर चुके हैं। सर जो हमें शॉर्ट एनसीईआरटी मिला है वो इनफ है क्या? देखिए वैसे क्वेश्चन काफी अच्छा है, बट अगेन मैं यही कहूंगा, देखिए कुछ चीजें लाइफ में होती हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। आप मानते हैं इस चीज को? कितने लोग अग्री करते हैं इस चीज से? लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देखिए जिनका क्वेश्चन रह जाए ना, क्योंकि देखिए काफी सारे कमेंट्स हैं, तो हो सकता है मैं कुछ चीजें बीच में स्किप कर जाऊं, तो प्लीज इस चीज को लेकर आप शर्माइएगा मत, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लीजिएगा। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती हैं जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। काफी सारे हमारे अच्छे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, अपने पेरेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे यूपीएससी के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, और उसमें से एक चीज है एनसीईआरटी, ठीक है। इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो ये पढ़िएगा ही पढ़िएगा। शॉर्ट नोट्स हो, टॉपर्स के नोट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू जस्ट नीड टू कवर द एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आएंगे, ठीक है, हो सकता है आगे जाके नेटमॉक भी इसको जाके लेके आए। स्टिल मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी पढ़िए, खुद पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस आते हैं, वीडियोस देख लीजिए, एनसीईआरटी के ऊपर वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको हेल्प ही करेगा एनसीईआरटी को पढ़ने में। लेकिन हाँ एनसीईआरटी के जो आपके खुद की बुक्स है उसको पढ़ना काफी जरूरी है, वो आपको काफी हेल्प करेगा। सेकेंड, आपके खुद के जो नोट्स हैं, जो आपने अपने हाथों से बनाए हैं, अपने ब्रेन को यूज करके बनाए हैं, कोई टॉपर्स के नोट भी उसको ट्रम्प नहीं कर सकते। तो अगर दोनों में से एक चीज को चुनना है, मैं यही कहूंगा कि आप अपने नोट्स को ज्यादा तवज्जो दीजिए, ज्यादा वेटेज दीजिए कंपेयर टू टॉपर्स नोट्स। टॉपर्स के नोट्स भी आपके अपने नोट्स को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसने अपने दिमाग से बनाए, या अपने अपने दिमाग से अपने हाथ से लिख के या अपने हाथ से टाइप करके बनाए। तो अपने नोट्स का किसी भी दूसरे के नोट से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये दो चीजें आपकी लाइफ में इररिप्लेसेबल है, यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी एंड योर ओन नोट्स, अपने बनाए गए नोट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। प्रभाकर मिश्रा कह रहे सर आप अवध ओझा सर को कैसे देखते हैं? क्वेश्चन क्या है, कैसे देखते हैं मींस नहीं समझा मैं इसको। सर हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द एग्जाम, पूर्णिमा पूछ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी, देखिए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिसिप्लिन। जब आपका एग्जाम को करने का वाई जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। आपने देखा होगा जो मदर्स होती हैं हमारी, उनकी ड्यूटी कितनी टफ होती है, ठीक है। वो प्रोबेबली, मेरे घर में तो ऐसे ही होता था कि मेरी मदर जो है सबसे पहले उठते थे, और जो भी उनका डेली रिचुअल्स होते थे, जो डेली काम होते थे, वो करना शुरू कर देते थे। एक दिन भी छुट्टी उनकी नहीं होती थी। कंसिस्टेंसी क्यों होती थी? वाई, क्योंकि उनको पता था कि उनको अपने घर के लिए ये सब चीजें करनी है। उनका वाई जो था वो काफी स्ट्रांग था। तो लाइफ में जब आपका वाई स्ट्रांग होता है ना, कि आप कोई काम किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। वहां पे आलस वालस ये सब सेकेंडरी चीजें हो जाती हैं, और वो चीजें अपने आप चली जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी फैमिली में फादर से पूछेंगे कि आपको डेली बेसिस पे आप जाते हैं काम पे, 9 to 5 जॉब पे जाते हैं,
ठीक है, या फिर आप डेली बेसिस पे बिजनेस के लिए अपनी दुकान पे जाते हैं। आप डेली ये कैसे कर पाते हैं बिना थके? आंसर इज फादर यही कहेंगे कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो उनका वाई जो है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से ये चीज उनको मोटिवेट करती है, चाहे वो हम हमारे फादर हो या मदर हो। ठीक है, उसी तरीके से जो यूपीएससी जो इसकी पूरी प्रिपरेशन है, इट शुड बी जस्ट लाइक आवर चाइल्ड। ये हमारे बच्चे की तरह ही होना चाहिए। हमें पता है कि इसे हमें कहाँ तक लेकर जाना है, इसको कैसे हमें आगे तक लेकर जाना है। ठीक है, सो हमारा करियर जो है उसे हमें आगे तक कैसे लेकर जाना है। तो वाई जब हमारा स्ट्रांग होगा, तो ये कंसिस्टेंसी डिटर्मिनेशन के लिए आपको कोई मोटिवेशनल किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन बाहर से नहीं आएगा, वो मोटिवेशन अंदर से आएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। Sir, how to constantly prepare for this exam irrespective of health issue, pressure, semester exam, etc. All I think विदुषी मैंने कंसिस्टेंसी के लिए तो आंसर कर दिया है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पहले भी बता चुका हूं, लाइफ तो ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इवेंचुअली आप जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, जब स्टार बनेंगे, ठीक है, यहां से आपने शुरू किया, कुछ आपके हाई पॉइंट्स भी रहेंगे लाइफ में, कुछ लो पॉइंट्स भी रहेंगे। हाई पॉइंट्स में क्या होगा? हाई पॉइंट्स में आपने तैयारी करी, आपको टीचर ने कॉम्प्लीमेंट किया, आपको लगा कि यस आप आईएएस बन सकते हैं। लो पॉइंट्स हेल्थ इशू हो जाएंगे। हाई पॉइंट्स मॉक के अंदर अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, लो पॉइंट फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। हाई पॉइंट में और क्या हो सकता है? आपने कोई दूसरा एग्जाम दिया, उसे क्रैक कर लिया, कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया कि यस यूपीएससी भी हो सकता है। लो पॉइंट्स में क्या होगा? किसी मॉक टेस्ट के अंदर कम स्कोर आ गया। लेकिन देखिए, जर्नी तो ऐसी ही रहने वाली है। किसी भी, सिर्फ आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में जिन लोगों ने भी बहुत चीजों को हासिल किया, उनकी जर्नी कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, लाइफ में जर्नी ये वाली उन्हीं लोगों की होती है हु आर डेड। देखा होगा आपने, जो डेथ बेड पे लोग बैठे होते हैं, या फिर जो आखिरी कुछ सांसें गिन रहे होते हैं, जब तक सांस चल रही होती है वो ऐसे होती है, क्योंकि लाइफ भी ऐसे ही है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ है, दैट इज इक्वल टू डेथ। और वो होती नहीं है, क्योंकि जितने लोग जितना बड़ा टारगेट सेट करते हैं, उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव उतना ज्यादा आता है। और आपने देखा होगा, जब लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो जो उनके मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, वो क्या शो करते हैं? सिंपल दिस लाइन। ठीक है, मीन्स डेथ। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है लाइफ। ठीक है, और आपकी जो लाइफ है वो भी कुछ ऐसे होने वाली है, बिकॉज यू वॉन्ट टू अचीव बिग थिंग्स। नाउ, so if we all take optional subject psychology and sociology, then textbook will allow you to teach us option, no idea about it। शिव प्रकाश, इसके लिए तो बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप लोग एक बार मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज राइट नाउ टेक्स्ट बुक जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहा है कि कितने लोग साइकोलॉजी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो जितने लोग साइकोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनको डेटा मिलेगा। उसके बाद जब इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, वी विल स्टार्ट अ बैच। उसके बाद एक बैच जो है वो हम शुरू कर देंगे। हाउ टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, अश्विनी ने पूछा है। तो इसके लिए तो देखिए, पहली चीज तो यही है कि जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, देखिए डिस्ट्रैक्शन किसी भी व्यक्ति को दो तरीके से हो सकते हैं। एक है एक्सटर्नल, और एक होते हैं इंटरनल, जो उसके मन में अंदर से आ रहे होते हैं, वो होते हैं इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल में तो क्या हो गया? आपका मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, फालतू की जो आवाजें होती हैं, ये तो हो गए एक्सटर्नल। आपके फ्रेंड्स बीच बीच में आ जाते हैं आपको तंग करने के लिए, वो तो आप मैनेज कर सकते हैं। मोबाइल को बंद कर सकते हैं, टेलीविजन को बंद कर सकते हैं, फ्रेंड्स को मना कर सकते हैं। नाउ डिफिकल्ट चीज होती है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं उनको मैनेज करना, क्योंकि वो अगर मैनेज हो जाती है तो फिर आप कंसंट्रेशन जो है अपनी बिठा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंटरनल जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है उसको काउंटर करने के लिए आपको चाहिए होता है मेंटल डिसिप्लिन। ठीक है, एक वैसे टेक्निक होती है जो स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ जब मैं सेमिनार कर रहा था उनको बताई थी मैंने। तो एक क्या कर सकते हैं आप, एक रबर बैंड जो है, थोड़ा सा लूज रबर बैंड लीजिएगा, अपने हाथ में बांध सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ाई करनी शुरू करें, पढ़ाई करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। मान लीजिए 10 मिनट के बाद आपका ध्यान भटकने लगा, तो आप क्या करेंगे? यू विल टेक दैट रबर बैंड और आप उसको स्नैप करके अपने हाथ में मारेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको पिंच हो, थोड़ा सा आपको दर्द हो। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपका ब्रेन एक एसोसिएशन बनाएगा कि जब भी मैं इधर उधर वॉन्डर करने जाता हूं मुझे पनिशमेंट मिलती है। और वो क्या होगा? फिर वो काम करना बंद कर देगा जिससे हमें पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि हमारे ब्रेन को जो प्लेजर वाली चीजें होती हैं वो पसंद होती है। इसी वजह से हम सोशल मीडिया, यूट्यूब करना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू रीडिंग अ बुक। ठीक है, लेकिन जो पेन वाली चीजें होती है वो हमारा ब्रेन अवॉइड करता है। तो जब आपका ध्यान इधर उधर जाने लगता है, यू टेक दैट रबर बैंड,
उसे स्ट्रेच करके अपने आप के ऊपर उसे हल्का सा अपने आप को हर्ट करें, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे पिंच होगा, लेकिन हाँ, आपका ब्रेन एक एसोसिएशन बना लेगा कि मुझे वॉन्डर नहीं करना है, इधर उधर नहीं ध्यान देना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। लेकिन देखिए, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को यूज करिएगा, और ऐसा नहीं हो कि आपको ज्यादा चोट लगे, बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए, और रबर बैंड भी लूज होना चाहिए। ये नहीं कि आपको परेशानी हो, और ये नहीं कि रात को आप डाल के उसको सो जाए और फिर परेशानी हो जाए। दिस इज जस्ट फॉर इनिशियल पर्पसेस, और जब आप दिन में जाग रहे हैं तब आप इस प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं, या फिर इंस्टेड ऑफ जस्ट वेयरिंग इट इन योर हैंड, हाथ में डालने की जगह आप अपने आप को यहाँ पर टैप करके मार भी सकते हैं, कि जब भी आपको लगे कि आप इधर उधर आपका ध्यान जा रहा है, तो टैप करके आप अपने आप को मारे, ताकि आपको समझ, आपके ब्रेन को समझ में आ जाए कि नहीं, मुझे इधर उधर नहीं जाना है। ये वैसे काफी जो स्कूल के बच्चे होते हैं वहां पर इस स्ट्रैटेजी को मैंने देखा है, काफी बार लोग यूज करते हैं, आप भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। प्रभाकर कह रहे हैं, सर आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अवध ओझा, बहुत इंस्पायर होता हूं उनसे, आपका क्या थॉट है उनपे? नहीं, बहुत बढ़िया, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट कर पा रहा है तो उससे अच्छी क्या चीज़ है, ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है जो कि आपको मोटिवेट कर रहा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अच्छे से उनके वीडियो देखिए और अच्छे से इंस्पायर भी होइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी चीज़ है राधा। सर इफ यू ऑल टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट, शिव प्रकाश का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, चलिए। प्लान बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अजय ने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अभी आप में से कितने लोगों ने बेल बॉटम मूवी देखी है? वैसे आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों ने नहीं देखी होगी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पे उस व्यक्ति ने कहा कि उसके पास बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान होता है, बट मुझे लगता है, मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि प्लान बी मैं रखना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, लार्जली इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन प्लान बी मैं नहीं रखता हूँ, बिकॉज व्हेन यू हैव प्लान ए और आपके पास प्लान बी भी है, प्लान बी जो है वो आपको प्लान ए से हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा बैक ऑफ द माइंड पता होगा, यार ये नहीं भी होगा तो ये तो है ना, होता है कि नहीं होता है? हमें पता होता है कि हम ए में 100% एफर्ट नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार ए नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, बी है। तो हमारा ब्रेन जो है हमें यहाँ पर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर प्लान ए है उसी पे ही आप 100% दीजिए, और 100% देंगे तो वो चीज़ होनी ही होनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। तो प्लान बी रखना मैं तो पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, इट डिपेंड्स पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। मेरी तो पर्सनैलिटी यही है दैट देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी, प्लान ए है, यही करना है और यही करूंगा, बात खत्म। ठीक है, सो इसके बाद कुछ नहीं। इफ यू वांट समथिंग, इफ यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, गो गेट इट, पीरियड, दैट्स इट। उसके बाद प्लान बी की फिर यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं दूसरे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लान बी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ जो एक फ्रेंड तैयारी कर रहे थे, तो वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे और वो एमबीए के कैट की भी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर यूपीएससी तो उनका नहीं हुआ, लेकिन कैट में उनका एडमिशन हो गया। बट मुझे कई बार ये भी लगता है कि जितना टाइम उन्होंने कैट को दिया, शायद वो कैट को नहीं देते तो उनका यूपीएससी भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सिनेरियो है, आप देखें आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। मुझे तो यही सही लगा कि मेरे को यूपीएससी ही करना है और मैं यही करूंगा। इसके अलावा क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, सीए आईसीडब्ल्यूए के अंदर मैं बिल्कुल भी अपना 1 मिनट भी जाया नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, यूपीएससी से रिलेटेड जो एग्जाम होंगे, जैसे कि पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, आपके ग्रुप ए सर्विस के जो गवर्नमेंट एग्जाम है, जिसके लिए मेरे को अलग से पढ़ाई नहीं करनी है, उसके लिए मैं आधा दिन निकाल कर जाकर एग्जाम दे आऊंगा, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्लान बी यहाँ पर नहीं था। यूपीएससी करना था तो वही यहाँ पर किया। सर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, बी स्पेसिफिक हियर। पूनम क्या पूछना चाह रहे हैं? व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द टर्म कमेंट, डिस्कस, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एक्सप्लेन, डिस्कस, इवैल्यूएट एटसेट्रा? आसिफ, इसका जो आंसर है, ऑलरेडी एक वीडियो जो है इसके ऊपर बनाया गया है, तो प्लीज देखिएगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ, आपके जो आंसर्स होते हैं वो आपको माउल्ड करने पड़ते हैं इसमें। जैसे कि क्रिटिकली एक्सप्लेन है तो आपको दोनों तरफ से आंसर करने होते हैं, प्लस भी बताना होता है, माइनस भी बताना होता है, और फाइनली कंक्लूड करना होता है। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर एक 10 मिनट का वीडियो बनाया है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे आसिफ, उसको जाकर देख लीजिएगा। जितनी चीजें वहां मैंने बताई है यहाँ पर डेफिनेटली मैं नहीं बता पाऊंगा, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, आप वहां पे जाके देख लीजिए। और देन यहाँ पे पूर्णिमा पूछ रहे हैं, सर इट इज गुड टू यूज सोशल मीडिया वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम और नॉट? देखिए, मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं आपसे कहूं कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इवन टुडे, आई वॉज नॉट देयर ऑन एफबी, क्योंकि तब इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं था, तो फेसबुक एग्जिस्ट करता था, मैं फेसबुक पे तब भी नहीं था, मैं आज भी नहीं हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। अभी देखिए, आज नहीं होने का तो मकसद यही है कि मेरी वो पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे पसंद नहीं है इन चीज़ों को यूज़ करना या इन चीज़ों पे होना, सो आई एम नॉट देयर। ठीक है, नेटमुक इज देयर, नेटमुक जो है, ठीक है, वो है वहां पर स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस डालने के लिए, लेकिन पर्सनली मैं वहां पर नहीं हूँ। लेकिन
अगेन आप चाहें तो एग्जाम के बाद जा सकते हैं, पहले भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आप उसको कितना यूज कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, देन दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। वो आपके लिए रेड फ्लैग हो जाता है, फिर आपको उससे दूर होना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर आप उस तरीके के यूजर है, एक रेगुलेटेड तरीके से देखते हैं, 10 से 15 मिनट आपने देखा, अपने फ्रेंड से चैट करी, दैट्स इट, वहां पर चीजें खत्म हो जाती हैं, तो ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज तो ध्यान रखिएगा, दीज थिंग्स वर डिस्ट्रैक्शंस, आर डिस्ट्रैक्शन एंड विल रिमेन डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। लेकिन हाँ अगर डिस्ट्रैक्शंस भी आप एक थोड़े टाइम के लिए करते हैं, वो आपको हर्ट नहीं करता, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बियॉन्ड करते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग FB यूज करते हैं, IG यूज करते हैं, या फिर जो इस तरीके के सोशल मीडिया चैनल्स को यूज करते हैं, वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे ऑल्सो क्रैक इट, बट हाँ उनका जो यूसेज होता है अगर आप वो देखेंगे, वो काफी रेगुलेटेड होता है। अगर आप अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, 10 मिनट का मतलब 10 मिनट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ एक एक पॉइंट के बियॉन्ड हो रहा है, एक एक 2-2 घंटे आप उसके ऊपर बैठे, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ओके। ठीक है, यहाँ पे निशांत कह रहे हैं सर एक स्टिक लेनी सही रहेगी मारने के लिए, वो भी जोर से। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल आपको इस चीज को, सेल्फ हार्म नहीं करना है। एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है और उसको एक साइकोलॉजिकल टेक्निक के तरीके से ही यूज करना है। सर आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन कहाँ से कलेक्ट करें मेंस स्टैंडर्ड के? तो अश्विनी वैसे तो देखिए काफी सारी वेबसाइट्स भी देती है, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप यूपीएससी के सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करें। अगर वो आप सोल्व कर देते हैं, उसके बाद अक्टूबर 11 से, रादर अक्टूबर 10 से ही, 10th और 11 से मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको मेंस स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस हैं डेली बेसिस पे एक एक देना शुरू करूंगा। एक क्वेश्चन भी रोज लिखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। सुबह 7 बजे का जो वीडियो आता है नेटमॉक का, वहां पर ये क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ठीक है। सर डेली 5 to 6 आवर्स इनफ, बिल्कुल ठीक है, 5 से 6 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी लोगों ने 5 से 6 घंटे पढ़ के एग्जाम पास किया है, क्योंकि पार्किंसन लो काम करता है, और आपका भी हो जाएगा। निशांत कह रहे हैं 5 से 6 SSC में लग जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स। ऐसा देखिए कहीं पे भी आपको ऐसा तो नहीं लिख के दिया ना कि 1 से 2 घंटे पढ़ेंगे तो ग्रुप डी एग्जाम निकलेगा, 2 से 4 घंटे पढ़ेंगे तो ग्रुप सी एग्जाम निकलेगा, फिर आप 4 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो बैंकिंग का एग्जाम निकलेगा, 6 से 8 पढ़ेंगे तो आपका एसएससी निकलेगा, 8 से 10 पढ़ेंगे तो पीसीएस निकलेगा, 10 से ज्यादा पढ़ेंगे तो यूपीएससी निकलेगा। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है। सो इट डज नॉट डिपेंड कि आपकी क्वांटिटी क्या है, बट क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। आप जो 4 घंटे 6 घंटे आप दे रहे हैं टाइम, वो किस तरीके से दे रहे हैं उस पे मैटर करता है, उस पे डिटरमिन करती हैं सारी चीजें। 4 से 6 घंटे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, बिना मोबाइल के पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेलिवेंट चीजें पढ़ रहे हैं, दैट विल डू द जॉब। डेली बेसिस पे 6 6 घंटे देते रहेंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इतनी बेहतर तैयारी हो जाएगी कंपेयर टू समबडी जो कि 16 घंटे पढ़ रहा है और 16 घंटे में से 4 घंटे ध्यान मोबाइल के अंदर है, 10 घंटे ऐसी चीजें पढ़ी जा रही हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, और बाकी बचे हुए जो 2 घंटे में है वो लेक्डेसिकल तरीके से तैयारी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स रियली डजंट मैटर, लेकिन हाँ क्वालिटी जो है वो मैटर करती है। शुभम कह रहे हैं सर आपके करंट अफेयर्स के नोट्स काफी हैं या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ के नोट्स बनाने चाहिए? देखिए शुभम, जो आप करंट अफेयर्स यहाँ पर कर रहे हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, वो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, रादर न्यूज़पेपर के अलावा भी, क्योंकि आप तो एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे द हिंदू, लेकिन जो आपके टॉपिक्स लाई जाते हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, काफी सारे न्यूज़पेपर से मिलाकर लेकर आए जाते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, वहां से नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें, वो आपके लिए काफी रहेंगे। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में मैंने क्या कहा, हिस्ट्री में मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। अगर मुझे लगता है कि नहीं एनसीईआरटी के बजाय नोट से काम चल जाएगा तो मैं कभी भी एनसीईआरटी के बारे में मेंशन नहीं करता। लेकिन करंट अफेयर्स में मुझे पता है कि करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं दैट विल डू द जॉब, तो वहां पर आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ हिस्ट्री के केस में आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़नी पड़ेगी, और हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम भी अलग से पढ़नी पड़ेगी। देन यहाँ पर है सर एक दिन में एक सब्जेक्ट करना चाहिए या दो? अगेन पर्सनल प्रेफरेंस है। अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ के आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकल रही है, आप एक सब्जेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ के मैं बोर हो जाता हूँ या बोर हो जाती हूँ, देन यू कैन शिफ्ट टू टू, तो आप वहाँ पर 2 सब्जेक्ट को भी कवर
कर सकते हैं। हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, अगेन इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है प्रश्न। तो इसमें आपको करना यही है, फिर भी ब्रीफली बता देता हूँ। मान लीजिए आपने देखा कि 5 से 6 टॉपिक एक दिन में न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आप ये एक यूपीएससी के पेपर सेटर की तरीके से देखें कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करी गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूज जो है वो आई है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर, अब स्पीसीज को लेकर करंट अफेयर्स में न्यूज क्या आती है, न्यूज का कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, उस स्पीसीज का आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए, वायलेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो किस जगह पर आता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस शुड बी देयर इन योर नोट्स, ये चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आपको समझ में आए कि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, और वो चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो रेलिवेंट मटेरियल ही आपका नोट्स के अंदर जाएगा। पुखराज कह रहे हैं सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज लाइव में आंसर सोल्व करके बताइएगा। बिल्कुल ठीक है पुखराज, एक काम करते हैं, क्योंकि पुखराज ने यहाँ पे एक अच्छी रिक्वेस्ट करी है। तो नेक्स्ट अब हमारा कल 6 बजे करंट अफेयर्स का लेक्चर होगा। करंट अफेयर्स के लेक्चर में 10 एमसीक्यूज होंगे ना, तो वो 10 एमसीक्यूज में शुरू के जो 2 एमसीक्यूज होंगे मैं आपको उसमें खुद आंसर सोल्व करके बताऊंगा। और मेंस के अंदर भी कहेंगे तो प्रीलिम्स के बाद एक मेंस को लेकर भी एक ऐसा सेशन कर लेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में क्या चीजें चली, अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं एलिमिनेशन यूज करूंगा या मैं कोई और टेक्निक यूज करूंगा, वो मैं आपको कल लाइव बताता हूँ फिर। ठीक है, जो पहले 2 क्वेश्चन होंगे वो आपको सोल्व करके बताऊंगा। आईबीसी समझ आ गया, बट क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है वो समझ में टाइम लगता है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सबसे पहले तो पुखराज आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए और उसको सर्कल करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए जो उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद ही चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इवन जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दिया, आपने आपने 4 लाइनें लिखी, अब आप इंट्रोडक्शन लिख चुके हैं, अब बॉडी पे आ रहे हैं, बॉडी पर आने से पहले, लिखने से पहले आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, और फिर बॉडी का आंसर करिए। फिर आप कंक्लूजन पे आ रहे हैं, कंक्लूजन लिखने से पहले दोबारा से क्वेश्चन को पढ़े। मैं आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां पर मेंस में स्टूडेंट मार खाते हैं वो यही होता है कि वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, आंसर लिखना शुरू कर दिया, अभी यहां तक आंसर लिखते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर किसी और ही चीज के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं, और यहां तक जब पहुंचते हैं तो समझ में आता है अरे यार ये तो मैंने क्या लिख दिया, ये तो क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट ही नहीं है। तो बीच बीच में भी आपको 2-3 बार क्वेश्चन जो है पढ़ना पड़ेगा ताकि आप डिफ्लेक्ट ना हो। देखिए क्या होता है, मैंने आपको वही मैप का एग्जांपल देता हूँ। जैसे पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी में जाना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने इस तरीके से, मान लीजिए रास्ता है उसका, ये आपकी सिटी है और ये सिटी जहां पर आप जाना चाह रहे हैं, रास्ता कैसे है, ऐसे रास्ता है कुछ। ठीक है, ये रोड्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप शुरू में देख लेंगे एक बार रास्ते को, अच्छा ठीक है राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, ओके मैं समझ गया, फिर मैं आपको बंद कर देंगे और फिर ड्राइव करने शुरू कर देंगे। क्या ऐसे करते हैं? आंसर इज नो। हम क्या करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, राइट लेते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, फिर मैप को दोबारा देखते हैं, अच्छा मैप कहता है कि सीधा जाना है फिर लेफ्ट लेना है, चलिए चल पड़े हम। फिर मैप को देखते हैं, मैप कहता है राइट लेना है फिर लेफ्ट, फिर राइट लेना है और फिर लेफ्ट लेना है। ठीक है, तो हम बार बार मैप को रेफर करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन जो है ना उसको भी बार बार रेफर करना है। इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद देखिए क्या मैं सही लिख रहा हूं, अपने क्वेश्चन को रीड करें, फिर अपनी बॉडी लिखिए, फिर क्वेश्चन को रीड करें और फिर अपना कंक्लूजन यहां पर लिखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। सो यहाँ पर आई होप मैंने आपके जो क्वेश्चन की, वैसे जो आपका ये सेशन था वो 2021 में जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए था, लेकिन 21 के ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास नहीं आए, रादर 2022 के ज्यादा आए। तो कोई बात नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी जो है, जो मैंने आपकी पीपीटी बनाई थी, क्योंकि पीपीटी तो मैं सोल्व कर ही नहीं पाया, मैं आपको बता ही नहीं पाया कि पेपर 1 2 3 टेक्निक कैसे यूज करनी है, प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज करना है, और क्या क्या चीजें मैं पूरी पीपीटी बनाकर आया था। बट कोई बात नहीं, अभी टाइम हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, तो आज तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेट मी सी कि एक लेक्चर क्या हम इसके ऊपर और ले सकते हैं बिफोर एक्चुअल एग्जाम, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है उससे पहले। और फिर कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें मैं 2021 के स्टूडेंट के लिए लेकर आया था, क्योंकि 2021 के किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं, तो वो मैं आंसर यहाँ पर कर भी नहीं पाया। तो ये 1 2 3 टेक्निक क्या है, प्रोबेबिलिटी सिस्टम क्या है, और कुछ जनरल गाइडलाइंस जो है वो मेरे को आपको देनी थी जो कि आप फॉलो कर सकते थे। बट कोई बात नहीं, इसको अभी हम यहाँ पर रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्ली अगर टाइम मिलता है तो उसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। So in mains question only knows 50% answer to the question, balance 50% how to manage. Okay बताता हूँ. So you're okay. Thank you पूनम, thank you very much. आसिफ थैंक्स अ लॉट। वीडियो जरूर देखिएगा आसिफ, जो आपने क्वेश्चन पूछा था काफी रेलेवेंट क्वेश्चन था आपका।
ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले मैं ले लेता हूँ। ये पूछा है लोगन आता ने शायद। हाँ सर, इन मेंस क्वेश्चन वी ओनली नो 50% आंसर फॉर द क्वेश्चन, बैलेंस 50% हाउ टू मैनेज। देखिए 50% बिल्कुल सही बात है। अब 50% जो आपको पता है, एक क्वेश्चन आया, उसके अंदर आपको 4 पॉइंट्स पता है। अब उन 4 पॉइंट्स को आप 150 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये आर्ट आपको आनी चाहिए। और ये आर्ट डेवलप होती है जब आप राइटिंग अपनी शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 4 पॉइंट्स मुझे पता है, किसी क्वेश्चन में मुझे 6 पॉइंट्स पता है, किसी क्वेश्चन में मुझे 7 पॉइंट्स पता है, और किसी क्वेश्चन में तो मुझे 10 पॉइंट पता है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि लिखना तो मुझे 150 वर्ड्स में, ये लिमिट मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। तो मैं 4 वर्ड्स, जो 4 पॉइंट्स हैं उसको भी 150 वर्ड्स में लिखता हूँ, 6 पॉइंट्स को भी 150 वर्ड्स में लिखता हूँ, 7 पॉइंट्स को भी 150 वर्ड्स में लिखता हूँ, और जो 10 पॉइंट्स हैं उनको भी 150 वर्ड्स में लिखता हूँ। ये होती है आर्ट ऑफ राइटिंग, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। 4 पॉइंट्स में चीज़ों को आपको एक्सपेंड करके लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखना है। जहां पर आपको लगता है कि नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा मेंशन करने हैं, देयर यू आर नॉट सपोज टू राइट एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल लिखोगे तो आपकी वर्ड लिमिट ब्रीच होगी, ठीक है? तो 4 वाले में केस स्टडी लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, पूरा जो 150 वर्ड है उसमें आंसर को एक्सपेंड करें। 10 पॉइंटर्स वाले में या तो 2 पॉइंटर्स लेस कर दीजिए, 8 पॉइंटर्स को लिखें सही तरीके से, या फिर इसको भी कम करके विद एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन बेटर यही है, ज्यादा पॉइंट पता है तो ब्रीफली आप सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखते जाइएगा, ठीक है? मेंस के लिए डोंट वरी, जब मैं आपके मेंस का सेशन आएगा तो वहां पर आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। सो इफ वी रीड टुडे एनीथिंग बट वी कीप फॉरगेट ओल्ड, दैट वी हैव टू रीड, ऑल। निशांत, क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, डेली बेसिस में एमसीक्यू सोल्व करने में हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा। बुकराज प्रभाकर, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अवध ओझा, बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे। आपका क्या थॉट है उन पे? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है पुखराज। जो भी लाइफ में आपको, देखिए लाइफ में पहले से ही नेगेटिव लोग इतने हैं जो आपको डिस्करेज करेंगे, तो ऐसी पूरी सिचुएशन के अंदर कुछ पॉजिटिव लोग आपको मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती प्रभाकर। तो नॉट ओनली सिर्फ एक इंडिविजुअल, जितने भी लोग आपको मिले जो आपको इंस्पायर करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ठीक है? सर आपने नोट्स में नोट्स दिखा सकते हैं। नोट्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ नेक्स्ट लेक्चर में रजनीश मैं डेफिनेटली अपने नोट्स जो हैं उसको दिखाऊंगा। जो एक्चुअल नोट्स थे वो तो मेरे पास वैसे ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नोट्स ऐसे हैं जो कि मैंने वन नोट के अंदर ब्रीफली बनाए थे उन दिनों में, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी टाइम जो है 10 से ज़्यादा का हो चुका है, तो लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। पीपीटी तो हमारी रह ही गई, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पर उसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर कुछ वैल्यू एडिशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप फीडबैक देंगे तो इस तरीके के सेशन जो है हम बीच बीच में करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके क्वेश्चन जानकर, क्योंकि रोज़ तो हम सिर्फ पढ़ाई के लिए मिलते हैं, मैं आपको सिर्फ नॉलेज देता हूँ, बट आज मुझे अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करने का मौका मिला। और एजुकेशन के साथ स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं एजुकेशन नॉलेज को 50% वेटेज देता हूँ, स्ट्रैटेजी को मैं भी 50% वेटेज देता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी कि आपकी नॉलेज, क्योंकि एग्जाम के अंदर जितनी नॉलेज आपको हेल्प करती है उतनी स्ट्रैटेजी भी करती है, ठीक है? सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ डू गिव द फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि फ्यूचर के अंदर भी इस तरीके के लेक्चर हो सकता है वीकली बेसिस पे हम कंडक्ट कर पाएँ। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनके लोगों के आंसर रह गए हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट Q&A सेशन के अंदर हम उसे पूरा करेंगे। सो गुड नाइट, take care. I'll see you tomorrow 7 a.m. in the morning, and then in the afternoon and the evening. Goodbye.